एक बड़ी और अहम खबर आपके सामने रखते हैं कि इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की है और मुतअद्दिद ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर कि मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ पर इजराइल ने हमले किए हैं और ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान इजराइल के जो डिफेंस फोर्स है उनकी तरफ से किया गया है, जिसकी वजह से खिते में कशीदगी अब मजीद बढ़ गई है। इजराइल ने दावा किया कि उसकी फिजाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली फौज के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया कशीदगी के तनाज़ुर की गई, ताहम हमलों के मकामात, नुकसान या जानी हलाकतों की मुकम्मल तफसील अभी आना बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नजफ से लेकर दूसरे मकामात को निशाना बनाया गया है। इजरायली दिफाई अफवाज यानी IDF ने अपने बयान में कहा कि इजरायली फिजाइया ने ईरानी हुकूमत से मुतल्लिक फौजी अहदाफ पर हमले किए हैं और फौज का कहना है कि कार्रवाई के नताइज और मजीद तफसीलात कुछ देर बाद जारी की जाएगी। दूसरी जानिब इजराइल ने ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की भी तस्दीक की है और इजरायली फौज के मुताबिक ईरान ने शुमाली इजराइल के सिमत मिसाइल हमला किया, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में खतरे के सायरन बजाए गए और फिजाई दिफाई निज़ाम को फौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दिया गया। इजराइल फौज ने दावा किया कि ईरान से दागे गए तमाम जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको फिजा में ही रोक दिया गया, उनको फिजा में ही तबाह किया गया। उन हमलों से इजराइल को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसको ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है इस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी साहब हमारे साथ है। त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम आपका मॉर्निंग शो सलाम JK में। त्यागी साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जंग की शुरुआत हुई है, ईरान ने जंगबंदी के बाद से बराह रास्त ईरान पर हमले कर दिए हैं। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मिडल ईस्ट की, किस तरह से आप इस पूरी सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, लेबनान और इजराइल में वाशिंगटन में पीस समझौता कराया गया, एक बार, दो बार, फिर 45 दिन के लिए। लेकिन हिजबुल्लाह ये कहता है कि मैं एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और लेबनान के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 128 है, उसमें से 15 मेरे भी हैं। लिहाजा अगर किसी समझौते में मुझे शामिल नहीं किया गया तो मैं उसे कैसे मानूंगा। इजराइल कहता है कि मैं किसी समझौते को तब तक नहीं मानूंगा जब तक हिजबुल्लाह के हथियारों को जमीन पर नहीं डाल दिया जाएगा। क्या हिजबुल्लाह हथियार जमीन पर डालेगा? सवाल ही नहीं उठता। यानी कि ये जो अदावत है बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, दिस विल कंटिन्यू। अब इसमें इजराइल ने बैरूत तक हमले करने शुरू कर दिए थे। लिटानी रिवर तक ठीक था, फिर लिटानी रिवर से आगे बढ़ गए, बैरूत में हमले किए, दाहिया में हमले किए, बैरूत के साउथ में जो दाहिया शहर है वहां पे हमले किए। जब वहां पे हमले किए तो उन्होंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को, कि आप बैरूत से अपनी सेना हटा लो। बैरूत से उसने अपनी सेना हटानी शुरू भी कर दी थी, मगर बीच में फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए, तो इजराइल ने दहिया पर हमले किए और वहां हमले के बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले किए। अब ईरान ने इजराइल के नॉर्दर्न इजराइल पर हमले किए। दरअसल में जो पूरा इजराइल है उसकी डिफेंस हर्मेटिक है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये रुक जाऊँ? जी। जो वहां की एक डिफेंस है इजराइल की, वो हर्मेटिक है। हर्मेटिक का मतलब कि किसी भी एरियल टारगेट को रोकने की क्षमता है। लेकिन नॉर्दर्न इजराइल उस हर्मेटिक में नहीं आता, लिहाजा नॉर्दर्न इजराइल वल्नरेबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान से रॉकेट डालता है वो 10 या 12 सेकंड में नॉर्दर्न इजराइल में पहुंच जाता है। यानी कि वहां पे सिटीजन को इतना समय भी नहीं मिलता कि वो नीचे बंकर में जा सके। तो लिहाजा हिजबुल्लाह के अटैक ज्यादा इरिटेटिंग है एज कंपेयर टू ईरान अटैक ऑन इजराइल। नेवरदीलेस ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इजराइल कह रहा है मैंने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल ने सेंट्रल ईरान पर हमला किया। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़े अपने जो उनका अंदाज है कि बीबी यू हैड योर फन, और ईरान को कहा कि IRGC यू हैड योर फन,
दोनों की बात खत्म हो गई, अब इसे आगे ना बढ़ाए, सीज फायर भी कर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पे जी, क्या ये माना जाए कि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो, बातचीत हो, अमन माहदा हो, ताकि जो ये लड़ाई आगे ना बढ़े? क्या इजराइल ऐसा नहीं चाहता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इजराइल ये नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता हो, क्योंकि वो ये चाहता है कि ईरान को एक दफा पूरी तरह से उस पोजीशन में ला दिया जाए कि वो अगले 25 साल तक इजराइल पर अटैक करने की पोजीशन में ना हो। वो कब होगा? जब जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल है जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है, इजराइल चाहता है कि उनकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, यानी कि उनकी मिसाइल मुझ तक ना आ सके। अब इजराइल की दो डिमांड है। पहली तो ये कि ईरान के पास एटॉमिक बम नहीं होना चाहिए। उसका लॉजिक ये है कि अगर उनके पास बम हुआ तो वो पिछले 47 सालों से कह रहा है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इजराइल को एनिहिलेट कर दो, इन्हें दुनिया पे रहने का अधिकार ही नहीं है, इसको खत्म कर दो पूरी तरह। लिहाजा डर है कि वो अगर एटम बम बना लिया तो वो इजराइल पे अटैक करेगा। इजराइल के पास एटम बम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इजराइल बहुत छोटा सा देश है, उसके ऊपर अगर एटम अटैक हुआ तो उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए समय ही नहीं बचेगा। लिहाजा इजराइल इस बारे में ज्यादा पर्टिकुलर है कि उनका एटम बम खत्म हो और जो उनकी मिसाइल है उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक हो। ये होगा नहीं, और ये होगा नहीं तो इसका मतलब क्या होता है? डीपी त्यागी साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये माना जाए फिर कि इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से एक पेज पर नहीं है, इख्तिलाफ है, उनमें आपस में ही इख्तिलाफ है इजराइल और अमेरिका के दरमियान, और अगर ये जंग मज़ीद तवील होती गई खासकर इजराइल और ईरान के दरमियान तो ये इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को भी होगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब तो बल्कि सामने आ गया। अभी तक तो जो चीजें थी वो हिडन थी, अब सामने आ गई। अमेरिका की जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने कहा कि इजराइल की खुफिया एजेंसी की पकड़ अमेरिकन अधिकारियों तक हो चुकी है, लिहाजा हम अपनी काउंटर इंटेलिजेंस को क्रिटिकल लेवल पर लाते हैं। यानी कि इजराइल के लोगों पर भरोसा नहीं है। जो अमेरिकन लोग जाते हैं इजराइल में वो अपने फोन को बर्न कर देते हैं, मतलब यूज किया, यूज एंड थ्रो। वो जो अपने कंप्यूटर सेट हैं वो भी नहीं ले जाते हैं। जिस होटल में रुकते हैं वहां भी बहुत सारी एहतियातें बढ़ती जा रही हैं। यानी अमेरिका और इजराइल के बीच में एक दरार तो पैदा हो गई है, लेकिन अभी भी वो इतनी बड़ी दरार इसलिए नहीं है क्योंकि असलियत में अमेरिका ने ही इजराइल को यहाँ बसाया था 1948 में। और एक बाप अपने बेटे को, बेटा चाहे कितना ही नालायक हो, पर अपने से अलग नहीं करेगा। यानी कि अगर इजराइल को अमेरिका ने छोड़ दिया तो फिर इजराइल अमेरिका को बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी बाहर आना पड़ेगा, जो ईरान चाहता है, और अमेरिका ऐसा करेगा नहीं। इसका मतलब चाहे या ना चाहे वो इजराइल को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। त्यागी साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब जंग एक बार फिर शुरू होने जा रही है और लगता है कि शायद इस बार ये जो जंग है ये तवील भी हो सकती है, यानी कि लंबे समय तक ये चल सकती है, और इसका जो अब असर है खलीज के अंदर या अमेरिका, ईरान, इजराइल के दरमियान जो जंग है, इसका असर भारत पर कितना, आने वाले वक्त में कितना असर ये डालेगा? देखिए, भारत के ऊपर तो ये असर डाल चुका है। भारत की दूरदर्शिता की वजह से हमने ऑयल में इतना रिजर्व रखा हुआ था खुद अपने बंदरगाहों पर और दूसरी जगहों पर कि हमको ज्यादा असर नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान में तेल की कीमत 460 रुपए हो गई, हमारे यहाँ अभी तक 100 के करीब ही है। तो असर तो हो गया कि हम 90 से 10 रुपए बढ़ गया, लेकिन अभी और ज्यादा असर होगा क्योंकि इसका असर एकदम नहीं दिखाई दे रहा। अगर फर्टिलाइजर रुक गए तो उसका असर
दिखाई देगा। वो तो 6 महीने बाद जब आपकी फसल नहीं होगी या कम होगी तब पता लगेगा। तो ये इसका नुकसान तो हो चुका है, जरूर होगा। बहुत बहुत आगे शुक्रिया और भी ज्यादा तफसीलात होगा। फराहम करने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ हैं और बता रहे थे कि ये जो जंग है इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा।